में 5 से 7% प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों आ रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपने आज से पहले ये पढ़े भी नहीं होंगे, सिलेबस में भी नहीं है, परंतु दोस्तों ये प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीएसआई मेंस 2014 में आया था दोस्तों। इसका राइट आंसर है सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम दोस्तों, ये 2012 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आने वाले एग्जामों में भी आपके ये आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2012 में दोस्तों पारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोस्तों 1961 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपीएसआई में 2014 में पूछा गया था। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। दहेज लेन एवं देन प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेन या देन का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष की कारावास के साथ साथ कम से कम दोस्तों 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो। दोस्तों आपको बस इतना ही याद करना है, कम से कम 5,000 रुपये, कम से कम 15,000 रुपये राशि दोस्तों, और 5 वर्ष की कारावास आपको। ठीक है, दहेज लेने या देने की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 दोस्तों का विस्तार है। दोस्तों ये संपूर्ण भारत में विस्तार है इसका, ये देख सकते हो। इसका राइट आंसर है बी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में दोस्तों। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 से इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी हो गया दोस्तों। अतः वर्तमान में यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है, क्योंकि दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा हो चुका है। दोस्तों ये देख सकते हो, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्नलिखित में से क्या होगी? दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अवलोकन में दोस्तों ये शून्य होगी। ठीक है, आपसे सहमति से जो लिया दे रही है उसमें कोई आप पर कोई केस से कोई मुकदमा नहीं रहेगा दोस्तों। इसके डिटेल्स देख लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी पारस्परिक सहमति से दहेज लेने या देने के लिए कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होगा। दहेज धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होने का उपबंध करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाला कार्यक्रम क्या है? दोस्तों ये भी ये देख सकते हो आप, यूपीएसआई 2017 का है। ये कुछ इन्होंने अधिनियम दे दिए, ये पूछ लिए कि इनका क्रम बताइए। दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अभी आपने पढ़ा था। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये 2002 में आपने पढ़ा था। ये सूचना का अधिकार अधिनियम ये और मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम, ये देख सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दोस्तों, और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2002 में नहीं दोस्तों, 2009 में किया गया है। ठीक है, ये आपको चारों याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट 8वां देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों? इसका दोस्तों राइट आंसर है 3 वर्ष। अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। यूपीएसआई एग्जाम तो 19 दिसंबर 2017 को आया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रेखा शर्मा 7 अगस्त 2018 को नियुक्त की गई थी। फिलहाल भी दोस्तों यही रेखा शर्मा का केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया गया है। अन्य उनका दूसरा कार्यकाल 7/8/2021 से प्रभावी होगा दोस्तों। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग एक प्रश्न और बन गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों 1992 में हुआ था। एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक नहीं संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानून सुरक्षा उपायों को लागू करती है दोस्तों। अब नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक संवैधानिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। कौन सा है दोस्तों? महिलाओं के राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था ये। राइट आंसर दोस्तों इसका डी होगा। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा
1990 में पारित अधिनियम के तहत 1990 में दोस्तों अधिनियम ये पारित हुआ था। 1992 में गठित एक संविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करती है। दोस्तों पहले वाला ही है। अब वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बनाना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। 1992 में दोस्तों 1992 में एक महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। ठीक है, 1993 में दोस्तों महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला कोष बना है। अब इसकी कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। गरीब महिलाओं के ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। स्वयं सहायता समूह के द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दोस्तों नेक्स्ट बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधानों को देख लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार को के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। दोस्तों शिक्षा के अधिकार में केंद्र और राज्य पर कितने कितने की जाएंगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 65:35। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 65:35 के अनुपात में आर्थिक भार को बांटने पर सहमति बनी है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किस शीर्ष संस्थान है? इसके अलावा बाल विकास अधिकारी व महिलाओं की तस्करी की रोकथाम एवं प्रशिक्षण देने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क देशों की प्रमुख एक संस्था भी है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान शीर्ष संस्थान है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम में प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों की एक प्रमुख संस्थान भी है। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चों जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। इसका राइट आंसर दोस्तों समेकित बाल संरक्षण योजना है। ये दोस्तों डी UPSI 2017 में पूछा गया था। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार का समेकित बाल संरक्षण योजना एक ऐसी योजना है जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 संशोधित अधिनियम 2006 और उसमें दी गई नियमावली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को संरक्षित करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं तथा जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना में है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है दोस्तों विधि संघर्षित किशोर उन्हें कहा गया है। ठीक है, विधि संघर्षित किशोर उन्हें कहा गया है। कुछ डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 2 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से ऐसा कोई किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथन बयान है कि उसने कोई अपराध किया है। ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उन्हें विधि संघर्षित किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इसका राइट आंसर है डी कोई पुलिस अधिकारी, कोई लोक सेवक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्म से अभिभूत कोई नागरिक। डिटेल्स देख लेते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दोस्तों 2009 में शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष 2 RTE अधिनियम 2009 में भारत की संसद द्वारा नियमित किया गया था। दातव्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दोस्तों किया गया था।
नेक्स्ट दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पर चलते हैं। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है। डैश 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 दिया है दोस्तों। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स कुछ देख लेते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ये संवैधानिक निकाय है, ये देख सकते हो दोस्तों। मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 एससी और अनुच्छेद 338 ए एसटी के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति करने का प्रावधान है। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा एससी व एसटी के लिए संवैधानिक आयोग बना, जिसे 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग और 338 ए के तहत जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया था दोस्तों। इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितने अवधि के लिए दंडित किया जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन इसका आंसर है दोस्तों 12 महीने, 1 वर्ष के लिए दोस्तों। ये देख सकते हो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 4 में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। जब कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने व कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। डेडोजस ने वनवासी अनुसूचित जातियों एफडीएसटी के वन अधिकारों को मान्यता दी और एफडीएसटी लोगों को वन भूमिका का अधिकार दिलाया। इसका दोस्तों राइट आंसर है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने वनवासी अनुसूचित जातियों एफडीएसटी के वन अधिकारों को मान्यता दी और एफडीएसटी लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। 1, 2, 3 और 4 सारे ही दोस्तों ये जोड़े गए हैं पॉइंट। ठीक है, 2015 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में ये अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है दोस्तों। सारे ही जोड़े गए हैं, ये देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उससे धमकी देना SC/ST वालों को। दूसरा, मेला ढोना अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। चौथा है दोस्तों किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर सारे ही हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इसे देख लो बस। एक SC/ST एक्ट को भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1989 में पारित किया गया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SC/ST एक्ट 11 सितंबर 1989 को दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाता है। निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है दोस्तों? ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। ये दोनों देख लेते हैं। किसी मंदिर के किसी एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग, सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रवेश निषेध है दोस्तों। ये जोड़े गए थे। ठीक है, 2015 में। ये देख सकते हो दोस्तों, वर्ष 2015 के संशोधन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सूची में ये निम्न जोड़े गए थे। एक बार और देख सकते हो दोस्तों, ये 5 पॉइंट हैं। मानव और पशु नर कंकाल को निपटाने और ले जाने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में इन लोगों के सिर और मूंछ का मुंडन कराने और इस तरह इन लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत्यों के लिए। और दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सार्वजनिक पूजा स्थल और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश पर निषेध कर दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों 22 पर आ जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
में उल्लेखित उपेक्षित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करने पर में से कौन सा दंड का भागी होगा? कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। इसी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, ये तो दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित उपेक्षित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, दंड का भागी होगा संबंधित उपदंड धारा 4 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 में। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है दोस्तों? बी यौन अपराध की दोस्तों ये एक नाम चेंजिंग किया है। 19 जुलाई 2012 के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव में बलात्कार की बजाय यौन अपराध शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य इस शब्द के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित पुरुष पीड़ित को भी संरक्षित कर दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? ये देख सकते हो, इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कौन जिम्मेदार नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। पुरुष प्रधान समाज, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब जिम्मेदार है, परंतु विधवा पुनर्विवाह ये नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक रूप से भी आपको याद करने हैं और दोस्तों एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही सारे। विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम से दोस्तों 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें कि महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की कानूनी अनुमति प्रदान हो गई थी दोस्तों। परंतु इसके विपरीत दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं पुरुष प्रधान समाज अभी भी भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। अब 25 में देख लेते हैं, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ दोस्तों? 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। यह 26 अक्टूबर 2006 को इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धारा थी। अब दोस्तों संपूर्ण भारत में यह लागू है। ठीक है, अब दोस्तों 26वां देख लेते हैं। युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था दोस्तों। लंदन में युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 27, महिलाओं की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, भारतीय दंड संहिता में है दोस्तों। महिलाओं की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय अपराध है, इसका वर्णन भारतीय दंड संहिता 354 में है दोस्तों। ठीक है, अब 28 में देख लेते हैं। बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था दोस्तों? वर्मा कमीशन को बनाया गया था दोस्तों। बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए JS वर्मा समिति बनाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2013 में सौंपी थी, जिसमें पीड़िताओं को शीघ्र न्याय, दुष्कर्मियों को उम्र कैद, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के तहत कामकाज की समीक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी सिफारिशें की थी। इनमें से कौन सा ये कथन गलत है? कौन से कथन गलत है दोस्तों? सी, पी गलत है और दोस्तों सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब को अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, ये देख सकते हो भारत में। अब दोस्तों कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कथन पी गलत है क्योंकि अनुसूचित जाति संबंधी विशेष संसद द्वारा बनाई गई संशोधित की जाती है एवं देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। भाग 16 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 तक प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों ये मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो आप 2x की स्पीड पर एक बार और देखो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी है और कब लानी है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।